नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है, जिसके बाद इटावा विधायक सरिता भदौरिया ने सुरक्षा कटौती पर बयान देते हुए कहा कि अभी तो उनकी सुरक्षा कटौती हुई है, मैं चाहती हूं कि बिल्कुल भी सुरक्षा उनकी हटा दी जाए और अब उन्हें किस बात का डर है, अब वो अपने परिवार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो सुरक्षा कटौती पर इटावा विधायक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि जो शिवपाल यादव की सुरक्षा है वो पूरे तरीके से हटा ली जाए। अब शिवपाल यादव को किस चीज का डर है, अब वो अपने परिवार के साथ है, परिवार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको सुरक्षा की क्या जरूरत और सुरक्षा को लेकर अब इतना डर क्यों है उनमें, उनकी सुरक्षा कटौती की गई है, इससे वो बौखलाए हुए क्यों हैं। तो इटावा से बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है। बता दें कि कल ही योगी सरकार ने आदेश दिया था कि जो शिवपाल यादव की सुरक्षा है जेड से वाई कैटेगरी में लाई जाएगी, उनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। देखिए, सरकार की अपनी स्थिति है। जिनको जीवन का भय होता है, जिनके जीवन को कोई खतरा होता है, सरकार उनकी सुरक्षा करती है। वरना जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं, जिनको जितनी अनुमन्य सुरक्षा है उतनी दी जाती है। तो मुझे लगता है कि उनको कोई जीवन का भय तो है नहीं, तो जो अनुमन्य सुरक्षा एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के लिए होती होगी उतनी उन्हें मिली होगी। कटौती का कोई प्रश्न ही नहीं। जेड सुरक्षा दी बाई हो गई आज से उनकी। हाँ, तो अब कोई जीवन का भय नहीं है, परिवार में है, सकुशल है, तो सुरक्षा की क्या जरूरत है। या चाचा मैं तो भतीज कहती हूँ कि वायु श्रेणी की सुरक्षा भी नहीं रहनी चाहिए। कोई जीवन का भय ही नहीं है उन्हें, अब क्या दिक्कत है। वहीं आगरा को कमिश्नरेट बनाने के बाद चर्चा चल रही थी कि किसको ताजनगरी का पुलिस आयुक्त बनाया जाएगा। मंगलवार को देर रात आदेश जारी हुए हैं और प्रतिंदर सिंह को आगरा का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। प्रतिंदर सिंह आगरा में एसएसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। साथ ही केशव कुमार चौधरी को अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया है। बता दें, जिले के वर्तमान एसएसपी को भी अन्य जगह स्थानांतरित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को ही आगरा सहित 3 जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी थी, जिसके बाद से आगरा के एसएसपी के स्थानांतरण होने और नए पुलिस आयुक्त के आने की चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन देर रात को सभी चर्चाओं पर विराम लग गया। अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी हुए आदेश के अनुसार आगरा के पहले पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रतिंदर सिंह बने हैं। तो आगरा के पहले कमिश्नर का नाम तय हो चुका है और पूर्व में एसएसपी रह चुके डॉक्टर प्रतिंदर सिंह नए कमिश्नर बने हैं। ताजनगरी के पहले कमिश्नर वर्तमान एसएसपी प्रभाकर चौधरी का स्थानांतरण हो गया है, उनका तबादला हुआ है और अब प्रतिंदर सिंह नए कमिश्नर बने हैं। वहीं बुलंदशहर के अनूप शहर में चावल से भरा ट्रक और भारी मात्रा में चावल को आपूर्ति निरीक्षक ने पकड़ा है। गोदाम को सील कर दिया गया है। आपूर्ति निरीक्षक को सूचना मिली थी कि अनूप शहर में बड़ी तादाद में एक गोदाम में राशन के जो चावल है उनका अवैध गोरख धंधा चल रहा है। सूचना मिलने पर आला अधिकारी भारी तादाद में मौके पर पहुंचे और मौके से बड़ी मात्रा में चावल बरामद किए गए हैं। आपूर्ति निरीक्षक द्वारा बताया गया कि चावल की जांच की जा रही है और अनूप शहर नगर में एक गोदाम का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल निरीक्षक ने इस गोदाम को सील कर दिया है पूरी तरीके से और जो चावल बरामद हुए हैं उनकी जांच की जा रही है। बुलंदशहर से ये मामला सामने आया है जहां पर आपूर्ति निरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। एक चावल के गोदाम में रेड की गई थी। इस दौरान भारी मात्रा में चावल बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से इन चावल को, ये जो चावल है वो राशन के लिए आता था, लोगों को राशन बांटने के काम में आता था, उसको अवैध तरीके से इकट्ठा किया जा रहा था, इनका भंडारण किया जा रहा था, जिसकी सूचना आपूर्ति निरीक्षक को मुखबिर द्वारा मिली और उसके बाद उन्होंने गोदाम पर कार्रवाई की, रेड की और इस दौरान बड़ी मात्रा में जो चावल है वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल इन चावल की जांच की जा रही है।
वहीं झारखंड में शराब से मिलने वाले राजस्व में कमी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री ने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व संग्रह को लेकर समीक्षा की है। साथ ही कहा कि 15 दिन के अंदर इस मामले को दुरुस्त किया जाए। जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि नवंबर महीने तक शराब से राजस्व की राशि 1600 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित की गई थी। राज्य में अवैध तरीके से शराब की बिक्री जोरों पर है। बता दें, राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पहले ही सवाल खड़े किए थे कि राज्य में नई शराब नीति से राज्य सरकार को नुकसान होने के पूरे आसार हैं और वो सच होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही शराब व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने इस राज्य की हेमंत सरकार की तरफ से लागू की गई पॉलिसी पर भी सवाल खड़े हुए हैं और जो व्यापारी हैं शराब से जुड़े, उन्होंने राज्य सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। इधर एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को याद दिलाया है कि उन्होंने पहले ही इस मामले को सामने लाया था और जिस पर राज्य सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया और उसी का ये नतीजा है कि शराब से मिलने वाले राजस्व में अब कमी आई है, जिस पर हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और उनको अपनी कार्यशैली में सुधार करने के आदेश दिए हैं। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम सहित अन्य आरोपियों को झारखंड पुलिस ने थाने में उपस्थित होने के लिए नोटिस थमाया है। झारखंड पुलिस की टीम चरामा स्थित ब्रह्मानंद नेताम के निवास और बाकी आरोपियों के घर पहुंचकर थाने में उपस्थित होने के लिए उनको नोटिस दिया है। इस दौरान झारखंड पुलिस के साथ कांकेर पुलिस भी मौजूद रही। बता दें, झारखंड पुलिस बीते दिन यानी कि कल ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी को लेकर पहुंची थी कांकेर और आज उनको नोटिस थमाया गया है और थाने में पेश होने के उनको आदेश दिए गए हैं। नोटिस के जरिए उनसे कहा गया है कि उनको थाने में पेश होना है। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस द्वारा दी जा रही दबिश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ना कोई नोटिस ना ही कोई सूचना, एक भी समन जारी नहीं किया गया। कांग्रेस हार के डर से ये कार्रवाई कर रही है। पूरी घटना राजनीति से प्रेरित है। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि 3 साल तक आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई और अब जैसे ही चुनाव नजदीक आए हैं तो गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पॉस्को एक्ट में 24 घंटे में कार्रवाई की जाती है। फिर भी झारखंड की पुलिस 3 साल तक इंतजार करती रही और ये पूरी घटना कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ये जो पूरी घटना है वो राजनीति से प्रेरित है और राजनीति के चलते ही जो बीजेपी नेता हैं, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, ब्रह्मानंद नेताम की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, जिसको लेकर जो पूर्व सीएम है रमन सिंह, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, ना ही कोई नोटिस ना ही कोई समन जारी किया गया और सीधे अब जैसे ही चुनाव नजदीक है गिरफ्तारी की जा रही है। अरे भाई, छत्तीसगढ़ पुलिस तो इतनी स्मार्ट है भूपेश जी कि उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी करने के लिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से बात नहीं करते और सीधा जाके गिरफ्तारी पत्रकार की करने के प्रयास करते हैं। तो ये तो, और यहाँ पे ये दुनिया में ऐसा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। ईडी ने सारे मामले सामने लाए हैं, उजागर किए हैं। इतना बड़ा कोल घोटाला ईडी ने प्रमाणित किया है, दस्तावेजी प्रमाण है। लोगों को अरेस्ट पे अरेस्ट हो रहे हैं, आधे लोग जमानत पे हैं और न जाने कहाँ से जब रिमोट कंट्रोल का बटन दबता है तो भूपेश जी 6 ट्वीट एक साथ करते हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री को किसी विषय में 6 ट्वीट करते नहीं देखा। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों? और सवाल ईडी है तो ईडी अपनी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रही। वहीं छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब झारखंड पुलिस की एंट्री का मामला सामने आया है। इसे लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सहित झारखंड सरकार पर भी निशाना साधते हुए इसे नौटंकी करार दिया है। बीजेपी विधायक और उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ना ही कोई समन जारी किया और ना ही कोई आदेश आया। सरकार गिरफ्तारी की सिर्फ नौटंकी कर रही है। उपचुनाव में हार से बचने के लिए सरकार ये कोशिश कर रही है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 3 साल से
से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। मोहन मरकाम द्वारा पीड़िता का नाम उजागर करना, इस प्रकार गिरफ्तारी का मामला सामने आना, चुनाव में प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई करना लोकतंत्र की हत्या है पूरे तरीके से। ना समन ना कोई संदेश, और भूपेश बघेल की जो घबराहट है उसको हार की आशंका है। और जिस दिन से हमने ब्रह्मानंद नेताम को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उस दिन से ही पूरी सरकार जो है वो घबराई हुई है, परेशान है। और हार के डर से पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, कागज जारी किए, उसी से समझ में आ गया था कि ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की मिलीजुली कुश्ती है और चुनाव हार के डर से ये कर रहे हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गुजरात दौरे पर हैं। वो 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे, साथ ही कल भानुप्रतापपुर में चुनावी सभा और रोड शो भी करेंगे। तो गुजरात दौरे पर हैं आज सीएम भूपेश बघेल। बता दें, गुजरात चुनाव के पहले चरण का जो चुनाव है वो 1 दिसंबर को होगा और उसके लिए आज गुजरात में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। और इसी के चलते जो सभी दल हैं वहां पर उन्होंने आज चुनाव प्रचार में जमकर जुटे हुए हैं और सीएम भूपेश बघेल भी इसी कड़ी में वहां पर जनसभा और रोड शो करने वाले हैं। इसके अलावा जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी आज चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। उनके अलावा सीएम भूपेश बघेल भी चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ गुजरात जाने वाले हैं, जहां पर वो जनसभाएं करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? भूपेश बघेल आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां पर वो जनसभा और जो रोड शो है वो प्रस्तावित है और जनसभाएं और रोड शो करने वाले हैं। जी, आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गुजरात दौरे पर हैं। इसे लेकर गुजरात में वो आज 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, साथ ही साथ 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे। मनोज, आज गुजरात में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में आला कमान ने भूपेश बघेल को चुनावी प्रचार की जो कमान सौंपी है, बड़ा भरोसा जताया है क्योंकि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। ऐसे में सीएम बघेल वहां पर जनसभा करने वाले हैं, तो कितना फायदा गुजरात में इसका बीजेपी को मिल सकता है? जी, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भी काफी है गुजरात में, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आखिरी दिन चुनाव के वहां पे भेजा गया है। कांग्रेस ने कुछ सोच समझकर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वहां पे आज 4 जनसभा को संबोधित करने के लिए लगाया है। बिल्कुल। मनोज, भूपेश बघेल के अलावा और कौन कौन से नेता छत्तीसगढ़ की तरफ से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए उनके साथ जा सकते हैं आज की ही बात करें, क्योंकि आज शाम तक चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा? जी, आपको बताते चले कि यहाँ छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत वहाँ काफी दिनों से डेरा डाले हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रात अकेले यहाँ से रवाना हुए हैं। जी मनोज, इसके अलावा कल भानुप्रतापपुर में भी जो भूपेश बघेल हैं सीएम, वो रोड शो करने वाले हैं। जी, लगातार वो भानुप्रतापपुर चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे, कल रोड शो भी करेंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव की बात करें तो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वहां से, उन पर तो बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये कितना फायदेमंद होगा उपचुनाव की दृष्टि से? जी, बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को बैठे बैठाए एक तो अच्छा सा मुद्दा मिल गया है बीजेपी को लेकर घेरने की। बिल्कुल, एक अच्छा मुद्दा मिल गया है बैठे बैठाए बिना कुछ किए। तो कितना फायदा वहां पर इस उपचुनाव का कांग्रेस प्रत्याशी को मिल सकता है? जी, आपको ये भी बता दें कि झारखंड की पुलिस बीजेपी प्रत्याशी को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ में आ चुकी है और उनको नोटिस दिया, थाने पर भी उनको बुलाया गया था। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो भानुप्रतापपुर में कल सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करेंगे, वहां पर उपचुनाव है उसके लिए। और आज की बात करें तो आज गुजरात दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल, जहां पर वो जनसभा और रोड शो करने वाले हैं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। वहीं सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध हालत में एक युवती का शव बरामद हुआ है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिद्धार्थनगर से।
संदिग्ध हालत में एक युवती का शव बरामद हुआ है और इस युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं शव की बात करें तो शव के हाथ, पैर और गला बंधा हुआ था और गला कसा हुआ था और जिसको देखकर आशंका जताई जा रही है कि जो युवती है उसकी हत्या की गई थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। मोहाना थाना क्षेत्र के डफालीपुर गांव के पास बगीचे में इस युवती का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शव जो युवती है उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि युवती की हत्या की गई है और या फिर क्या किस वजह से ये जो युवती है उसकी हत्या की गई, उसका शव बरामद यहां पर हुआ है। तो सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध हालत में एक युवती का शव बरामद हुआ है और पुलिस मौके पर पहुंची है, मुआयना कर रही है। आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया से जब शव की शिनाख्त की गई, शव की जांच की गई तो हत्या का ये पूरा मामला नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि युवती की हत्या की गई है और किन वजहों से उसकी हत्या की गई है। तो सिद्धार्थनगर से यह खबर है जहां पर एक युवती का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है, जिसको जब स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचित किया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये युवती कौन थी, क्यों इसकी हत्या की गई, क्या वजह रही होगी। फिलहाल पुलिस इन सभी सवालों की जांच में जुटी हुई है। मोहाना थाना क्षेत्र के डफालीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बगीचे में युवती का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने शव को देखने के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो युवती है उसकी हत्या कर उसका शव यहां पर फेंका गया है। वहीं शव की बात करें तो शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका गला भी कसा हुआ था। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं फतेहपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत कानपुर कमिश्नरेट के आजाद नगर चौकी प्रभारी की सर्विस रिवॉल्वर चोरी मामले में अभियुक्त फरार चल रहा था। जहानाबाद थाने की पुलिस और एसओजी ने मिलकर शातिर अभियुक्त को दबोच लिया है। मुठभेड़ के दौरान शातिर के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फतेहपुर का ये पूरा मामला है जहां पर मुठभेड़ में एक शातिर चोर के पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर उसको अस्पताल में भिजवाया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर चोरी करने के मामले में ये जो आरोपी है वो फरार चल रहा था, वांछित चल रहा था, जिससे पुलिस ने आज मुठभेड़ की और मुठभेड़ के दौरान पुलिस की एक गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया और पुलिस ने घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। आगे की कार्रवाई आरोपी के खिलाफ की जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी NH 91 पर एक बड़ा हादसा हो गया। गड्ढे में गिरने से एक अनबैलेंस होकर जो कार है वो उसका एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में कार में सवार महिला और बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौत हो गई है। जी हां, दादरी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार की खिड़की काटकर किसी तरह घायलों को बमुश्किल बाहर निकाला और उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के NH 91 कोर्ट के पास का ये पूरा मामला है, जहां पर ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे का शिकार एक कार हुई। कार में कुछ लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक की मौत हो गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन जुड़ गए, हमारे संवाददाता। नितिन, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। देखिए पूजा, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के NH 51 पर गड्ढे में गिरने से अनबैलेंस होकर एक ब्रेजा कार की जो है बैटरी से गिर गई थी। तो उसमें जो 3 युवक सवार थे, जिसमें से एक महिला और एक बच्चा और एक जो ड्राइवर था
एक की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को जो है घायल जी। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। कि आए दिन इससे पहले भी लोगों ने शायद जो है नोएडा प्राधिकरण से भी इस तरीके से गड्ढों का जो बड़े हुए हैं, तो गड्ढों को जो है गड्ढा मुक्त के लिए काफी बार इन्होंने नितिन, इस कार को देखकर जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण सड़क हादसा ये रहा होगा और क्या हालत जो घायल हैं उनकी रही होगी। आखिर इस हादसे की वजह क्या सामने निकल कर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कार अनबैलेंस हुई थी, तेजा कार थी, NH-51 से जो है अपने घर के लिए लौट रहे थे लोग, जब बीच रोड पे जो है गड्ढा आया था, गड्ढे के अनबैलेंस बचाने के लिए अपनी कार को गड्ढे से बचाने के कारण, तो गड्ढे से जैसे बचाया तो कार अनबैलेंस होकर नीचे जाके जो है डिवाइडर से टकरा के नीचे गिर गई, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई थी। 2 लोग जो है घायल है, अभी उनको जो है हॉस्पिटल में, नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा है। उनकी जो है स्थिति वो काफी गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर जो आसपास के जो गाँव वाले हैं वो काफी परेशान है। गाँव वाले लोगों ने इसकी जो समस्या है नोएडा की प्राधिकरण को भी बताया, जैसे इसको लेकर के रोडों में जो गड्ढे हैं वो काफी पहले बड़े हुए, तो इन गड्ढों को भरवाने की काफी बार इसकी मांग भी उठाई है लोगों ने, लेकिन सरकार इसको देखते हुए जो है नजरअंदाज करती है। कि इसकी काफी पहले भी इसकी मांग थी कि जो रोडों पे NH-51 पर गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं, इससे लोगों को काफी दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, आए दिन बाइक वगैरह, गड्ढों की वजह से लोग काफी परेशान है। जी नितिन, गड्ढों की वजह से लोग परेशान होते हैं और आए दिन कोई ना कोई हादसे देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनभद्र के पुलिस लाइन में उस समय सनसनी फैल गई जब सेक्स रैकेट को लेकर एक लेटर देखने को मिला, जिसमें पुलिस लाइन सेक्स रैकेट चलाने के साथ ही पुलिस कर्मियों का नाम सामने आया। वहीं वायरल लेटर में जिस पुलिस कर्मियों का नाम सामने आया है, उन्होंने कहा मेरे नाम का सहारा लेकर संदिग्ध लोगों ने ये फर्जी लेटर जारी किया है। वहीं वायरल लेटर ने दर्ज पुलिस कर्मियों ने DGP IG वाराणसी जोन SP को शिकायती पत्र भेजा है। तो सोनभद्र से एक खबर है जहां पर पुलिस लाइन में सेक्स रैकेट की अफवाह उड़ाई गई है। मामले में फिलहाल SSP ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर किसने ये अफवाह उड़ाई और क्यों, क्या इसकी वजह थी, क्यों ये अफवाह उड़ाई गई। फिलहाल SP ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामले की गहनता से जांच हो रही है। पुलिसकर्मियों की पत्नी पर आरोप लगा है, बड़ा आरोप लगा है और ये सेक्स रैकेट का पूरा मामला है। मामले में SP ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और जांच में पुलिस की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए, एक पत्र वायरल हुआ है एक अखबार के माध्यम से और कुछ मीडिया में भी दिखाया गया है, जिसमें पुलिस महानिदेशक महोदय को कुछ पुलिस के कर्मचारी जो जनपद सोनभद्र में तैनात हैं उनके द्वारा जो है शिकायत किया गया है कि जनपद में ही तैनात एक सिपाही और उसके परिवार के द्वारा पुलिस लाइन में अवैध कृत्य और देह व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। 21/10 को इसमें पहले भी जांच हो चुकी है एक बार पूरे प्रकरण में। तब अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें RI द्वारा, प्रतिशा निरीक्षक द्वारा जांच करके पूरे तथ्यों को वेरीफाई कर ये बिल्कुल ही फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। हम लोग जो 17 लोगों का नाम प्रकाश में आ रहा है प्रार्थना पत्र में, ये सभी साथ में खड़े हैं। किसी ने भी इस तरह का एप्लीकेशन नहीं दिया है, पूरी तरह से फर्जी है। और जिसने भी ये फर्जी प्रार्थना पत्र दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखित में हम सभी ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दे दिए हैं कि अगर जो भी व्यक्ति इस तरह से फर्जी प्रार्थना पत्र दे रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो सोनभद्र से एक खबर है जहां पर पुलिस लाइन में सेक्स रैकेट को लेकर एक लेटर देखने को मिला, जिसमें अफवाह उड़ाई गई कि पुलिस लाइन में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष पांडे। सुभाष, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस लाइन में सेक्स रैकेट की अफवाह उड़ी है, इसको लेकर एक लेटर जारी किया गया फर्जी, और बताया जा रहा है पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये लेटर पूरी तरीके से फर्जी है और जिसने ये लेटर जारी किया है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सोनभद्र पुलिस लाइन का, सोनभद्र पुलिस का एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें महिला पुरुष लेकर कुल 17 पुलिसकर्मी दस्तखत बनाए हैं और 2 कांस्टेबल के पत्नियों पर आरोप लगा है कि वह पुलिस लाइन के अंदर सेक्स रैकेट का धंधा चलाती हैं और गांजा हेरोइन की तस्करी भी करती हैं। तो जब ये लेटर वायरल हुआ सोशल मीडिया पे तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद में SP ने इस पे जांच बैठाई और जांच में पाया गया कि ये लेटर जो है फर्जी पूरी तरीके से है। SP ने प्रेस वार्ता कर बातचीत में बताया है कि जो लेटर जारी हुआ है वो 17 पुलिस कर्मियों के फर्जी दस्तखत बना करके और पुलिस विभाग को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल सुभाष, पुलिस विभाग को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जांच में ये लेटर पूरी तरीके से फर्जी पाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।